गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम एक नई यूनिट का अध्ययन करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरक का नियम। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आज हम पढ़ेंगे त्वरक का नियम, जो कि बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। त्वरक का सिद्धांत व्युत्पन्न मांग द्वारा डेरिवेटेड होता है। ये आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसको हम गुणक सिद्धांत पर एक सुधार भी कह सकते हैं। यद्यपि त्वरक सिद्धांत का जो समुचित विकास हुआ वो केन्स के गुणक सिद्धांत के बाद ही हो सका, तथापि ये कह सकते हैं कि केन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी से पूर्व भी त्वरक सिद्धांत अस्तित्व में आ चुका था। सन 1930 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्बर्ट ऑफ्टालियन और 1914 में बिकरडाइक ने इस सिद्धांत पर अपने विचार प्रकट किए। 1917 में जे.एम. क्लार्क ने सबसे पहले त्वरक सिद्धांत नाम का अर्थशास्त्र में प्रयोग किया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में या वैज्ञानिक रूप देने में प्रमुख रूप से पेगु, साइमन कुजनेट्स, रॉबर्टसन, हेरोल्ड, सैमुअल्सन जैसे अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा। इस सिद्धांत का वैसे केन्स से संबंध नहीं है, लेकिन केन्स के गुणक सिद्धांत से ये क्रिया करके, अंत क्रिया करके सुपर मल्टीप्लायर की क्रिया करता है। त्वरक उपभोग में होने वाले परिवर्तन के विनियोग पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। उपभोग में जो परिवर्तन होगा, जिससे उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उससे विनियोग में क्या प्रभाव पड़ता है, उसको त्वरक सिद्धांत दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ती है, तब उपभोग वस्तुओं को बनाने वाली पूंजीगत वस्तुएं जो हैं, मशीनें हैं, पूंजीगत वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी और उनकी मांग उपभोग वस्तुओं की तुलना में अधिक मात्रा में, अधिक तेजी से बढ़ेगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उपभोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीन आदि पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जब तक समाज में उपभोग की मात्रा स्थिर है, तब तक वहां निश्चित संख्या में मशीन काम करती रहेंगी और उनकी संख्या में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल कुछ प्रत्येक वर्ष जो मशीन में घिसावट आती है, कुछ मशीनें अप्रचलित हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, उनका प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और इस पूर्ति के लिए ही नई मशीनें कार्य करेंगी। लेकिन जब उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ती है, तो उनको पूरा करने के लिए उपभोग वस्तुओं को बनाने वाली मशीनें आदि पूंजीगत वस्तुओं तथा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पूंजीगत उपकरण हैं, उनकी मांग दो प्रकार से होती है। एक तो दिए हुए उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए पुरानी घिसी मशीन, टूटी फूटी प्रतिस्थापन के लिए प्रत्येक वर्ष नई मशीनों की आवश्यकता होती है। और सेकेंडली हम कह सकते हैं कि यदि हम उपभोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। उपभोग वस्तुओं की मांग जितनी अधिक होगी, उतनी ही नई मशीनें या पूंजीगत मशीनें जो है, पूंजीगत वस्तुओं की मांग
में वृद्धि होगी। और पूंजीगत वस्तुओं की मांग में कैसे वृद्धि होगी? अर्थात विनियोग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इस प्रकार के विनियोग को हम क्या कहते हैं? प्रेरित विनियोग कहते हैं। क्या हुआ? पहले उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ी, उससे जो विनियोग में वृद्धि हुई, उन वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए, उस वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए जो विनियोग में वृद्धि हुई, उसे हम प्रेरित विनियोग कहते हैं। और त्वरक वह अनुपात है जो उपभोग व्यय में परिवर्तन और प्रेरित विनियोग में परिवर्तन के बीच होता है। अर्थात दोनों के बीच में जो अनुपातिक संबंध होता है, उपभोग व्यय में परिवर्तन और प्रेरित विनियोग में परिवर्तन। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरक बराबर होता है प्रेरित विनियोग में परिवर्तन अपॉन उपभोग मात्रा में परिवर्तन, उपभोग व्यय में परिवर्तन। इसको हम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी से डिनोट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो उपभोग व्यय 5 करोड़ रुपए बढ़ता है और परिणाम स्वरूप विनियोग में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, तो त्वरक का मूल्य क्या होगा? डेल्टा आई कितना हो गया? 10, और डेल्टा सी कितना हो गया? 5। 10/5 बराबर 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्वरक उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण हुई पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि को मापता है। दोबारा देखते हैं कि उपभोग वस्तुओं की मांग में जो वृद्धि हुई, उससे पूंजीगत वस्तुओं की मांग में कितनी वृद्धि हुई है, उनके बीच कार्यात्मक संबंध स्थापित करने वाला जो होता है वह त्वरक होता है। हम जानते हैं, गुणक हम पढ़ चुके हैं कि गुणक विनियोग के कारण आय और रोजगार में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात गुणक प्रभाव उपभोग पर विनियोग के प्रभाव को, आय रोजगार बढ़े उससे उपभोग में परिवर्तन होगा, तो गुणक क्या बताता है? गुणक प्रभाव उपभोग पर विनियोग के प्रभाव को बताता है, जबकि त्वरक उपभोग में हुए परिवर्तन के कारण विनियोग पर प्रभाव को दर्शाता है। अर्थात त्वरक विनियोग की उपभोग पर निर्भरता का आभास करता है कि विनियोग उपभोग पर निर्भर है। इसलिए गुणक व त्वरक सिद्धांत दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं कह सकते हम, ये एक दूसरे को प्रभावित करने वाले समांतर सिद्धांत हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रेरित उपभोग, इंड्यूस्ड कंजप्शन के द्वारा क्या परिवर्तन हुए? आय बढ़ी, इनकम बढ़ी, उसके द्वारा क्या परिवर्तन हुए? इंड्यूस्ड उपभोग के द्वारा, गुणक बताता है। प्रेरित विनियोग जो कि प्रेरित उपभोग का परिणाम है, के द्वारा क्या परिवर्तन हुए, उसे हमारा त्वरक बताता है। अब हम ये देख लेते हैं कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर में क्या अंतर होते हैं, गुणक और त्वरक में क्या अंतर है। तो इन ये जो दिया हुआ है इसके अनुसार हम देख लेते हैं कि पूर्व स्थिति, गुणक त्वरक की एक पूर्व स्थिति है। इसका मतलब क्या है कि पहले गुणक क्रियाशील होता है जो आय में वृद्धि के रूप में मांग में वृद्धि करके त्वरक को क्रियाशील बना देता है। पहले गुणक क्रियाशील हुआ, आय में वृद्धि हुई, उससे मांग में वृद्धि होगी, उपभोग में वृद्धि होगी, उसके कारण जो प्रेरित विनियोग बढ़ेगा, उससे त्वरक क्रियाशील हो जाएगा। प्रभाव की यदि बात करें, गुणक विनियोग वृद्धि के कारण आय तथा रोजगार में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है, जबकि त्वरक उपभोग में हुए परिवर्तनों के विनियोग पर पड़ने वाले प्रभाव को मापता है। पुनः देख लेते हैं कि गुणक किसको मापता है? जो विनियोग में वृद्धि हुई उससे आय रोजगार में क्या परिवर्तन हुए, जबकि त्वरक क्या है? उपभोग में परिवर्तन हुए उससे विनियोग में पड़ने वाले प्रभाव को मापता है। आश्रितता की बात करें, गुणक की दशा उपभोग विनियोग पर आश्रित है, जबकि त्वरक के मामले में विनियोग उपभोग पर निर्भर करता है। गुणक में क्या है? उपभोग विनियोग पर आश्रित है और त्वरक विनियोग जो है वो अपने आप उपभोग पर आधारित है, निर्भर है। आकार की बात यदि हम करें, गुणक का आकार उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि त्वरक का मूल्य या त्वरक का आकार पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करता है।
गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है, जबकि त्वरक तकनीकी कारकों पर निर्भर करता है। गुणक क्रिया स्वतंत्र विनियोग का परिणाम है, जबकि त्वरक क्रिया प्रेरित विनियोग का परिणाम है। उसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। गुणक तथा त्वरक की कार्यविधि भले ही अलग अलग हो, लेकिन फिर भी धारणाएं प्रतियोग न होकर समांतर है, क्योंकि दोनों का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। जैसे कि हम यदि दोनों की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, प्रारंभिक स्वायत्त निवेश जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि होगी, फिर आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होगी, उपभोग वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रेरित विनियोग में वृद्धि होगी, और फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा। इस प्रकार गुणक व त्वरक क्रियाशील होकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास होता है। अब हम बात करते हैं त्वरक की कार्यविधि। त्वरक किस प्रकार क्रिया करता है, कार्यशील होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा याद कर सकते हैं। सपोज उपभोग की 1000 वस्तुओं के उत्पादन के लिए 10 मशीनों की आवश्यकता है। यह भी मान लीजिए कि प्रत्येक मशीन की आयु 10 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद मशीन का प्रतिस्थापन करना पड़ता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोग की 1000 वस्तुओं का निरंतर उत्पादन करने के लिए प्रति वर्ष 10 नई मशीनों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। मशीनों की इस मांग को हम पुनर्स्थापन मांग कहते हैं। जब तक उपभोग वस्तुओं की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब तक यही स्थिति दोहराई जाती रहेगी, अर्थात मशीनों की वार्षिक मांग 10 ही बनी रहेगी, अर्थात रिप्लेसमेंट, टूट फूट जिसकी हम बात कर रहे थे। दूसरी बात है यहां से शुरू होती है कि यदि उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए, किसी भी कारणवश उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए, जिसके फलस्वरूप मशीनों की पुनर्स्थापन मांग के साथ साथ कुछ अतिरिक्त मशीनों की मांग भी होगी, क्योंकि जो बढ़ी हुई मांग है उसकी पूर्ति के लिए हमें उत्पादन करना पड़ेगा। यहां से इंड्यूस्ड जो प्रेरित विनियोग है वो क्रियाशील हो जाता है। इस उपभोग मांग में होने वाले परिवर्तन और त्वरक की कार्यप्रणाली जो प्रणाली है उसको जो टेबल दी हुई है हम इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि वर्ष दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, वस्तुएं हैं, आवश्यक मशीनों की मांग है, पुनर्स्थापन मांग है, स्थिर रहती है 10, 10, 10, अतिरिक्त मांग कितनी मशीनों की जाएगी, नई मशीनों की कुल मांग कितनी हो जाएगी और त्वरक का मूल्य कितना होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 0 वर्ष में त्वरक का मूल्य कुछ नहीं है। जब यदि हम 1 वर्ष की बात करते हैं तो यहां पर डेल्टा सी की बात करें तो 10% है, और डेल्टा आई की बात करें तो 20 है, तो 20/10 2 आ जाता है। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में त्वरक का मूल्य आप देख सकते हैं टेबल में 2.75 निर्धारित होता है। तीसरे वर्ष में यहाँ मशीनों की संख्या, नई मशीनों की कुल मांग जो है 30 ही है, वृद्धि नहीं हुई है, जिसके कारण इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अर्थात तीसरे वर्ष में त्वरक का मूल्य 0 हो जाएगा। चौथे वर्ष में हम देखना पड़ेगा कि वस्तुओं की मांग कैसी है। यदि स्थिर है तो त्वरक ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस टेबल से हमें ये कुछ चीजें पता चलती हैं। वो क्या हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उपभोग दर में परिवर्तन से विनियोग में बड़े पैमाने परिवर्तन होते हैं। जो विनियोग में परिवर्तन होंगे वो उपभोग में हुए परिवर्तनों की अपेक्षा बड़े होंगे। जब उपभोग की वृद्धि दर कम हो जाएगी तब प्रेरित विनियोग की कुल राशि में कमी हो जाती है। इसी प्रकार प्रेरित विनियोग उपभोग में निरपेक्ष परिवर्तनों की बजाय उपभोग दर में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है कि उपभोग में डेल्टा कितना परिवर्तन हुआ है। जिसी तरह से हम लेते हैं ना डेल्टा सी,
उसी के अनुरूप डेल्टा आई में वृद्धि होगी। उपभोग वस्तुओं की अपेक्षा उत्पादन वस्तु उद्योगों में क्रिया के स्तर में उच्चावचन कहीं अधिक संभावना रहती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मशीन का जीवन काल, जो पूंजी वस्तुएं बनती हैं, मशीन बनती है जिनसे उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन होता है, उनका जीवन काल जितना अधिक होगा, उत्पादक वस्तु उद्योग की क्षमता में उतना ही बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे हमने ऊपर मशीनों का कार्यकाल 10 वर्ष माना है, यदि इनका जीवन काल 20 वर्ष होगा तो उपभोग वस्तुओं की मांग 10% की वृद्धि से मशीन निर्माण उद्योग की क्षमता तिगुनी हो जाती है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि उपभोग के स्तर में एक भी परिवर्तन होने के बाद के वर्षों में विनियोग प्रतिस्थापनों का जमघट सा हो सकता है, बंचिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट जो है। इस प्रकार इसमें कुछ सीमा तक स्वतः चक्रीय प्रणाली होती है, तो भी इस बात की बहुत सीमा तक निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक हम कुल विनियोग पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि चूंकि भिन्न भिन्न मशीनों का जीवन काल समान नहीं होता, इसलिए जमघट में कमी हो जाती है। इसी प्रकार जो हमने ये ऊपर टेबल पढ़ी, उसके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाले। हम त्वरक के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बातें हैं उन पर प्रकाश डालना चाहेंगे। इसमें त्वरक की माप मुद्रा में होनी चाहिए, अर्थात इसे 1 रुपये का उत्पादन करने के लिए आवश्यक मशीनरी का रुपये में मूल्य बताना चाहिए। इसे प्राय पूंजी उत्पादन अनुपात अथवा पूंजी गुणांक कहते हैं। संक्षेप में पूंजी उत्पादन अनुपात से क्या पता चलता है कि उत्पादन में एक निश्चित मात्रा में वृद्धि करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यदि 100 उपभोक्ता वस्तुओं में प्रत्येक 100 रुपये हो और मशीनों की लागत 20,000 रुपये हो तो त्वरक का मूल्य कितना होगा? 2 होगा। इसको हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, 20,000 अपॉन 100 मल्टीपल बाय 100। वास्तव में त्वरक गुणांक का मूल्य अथवा आकार इस बात पर निर्भर करेगा कि पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है और पूंजी संपत्ति का जीवन काल कितना है। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर कि त्वरक का मूल्य या त्वरक गुणांक निर्भर करता है। क्या क्या? एक तो पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है और पूंजी परिसंपत्ति का जीवन काल कितना है। यदि हम बात करें तो व्यवहार में प्रेरित विनियोग कहीं अनंत विनियोग मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप और उपभोग वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। कि आय में परिवर्तन हो, उससे उपभोग में परिवर्तन हो। 2 प्रकार से विनियोग में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि नई मशीनें बनाने के लिए मशीनों की आवश्यकता होगी, नई पूंजी लगाने के लिए, नया उपभोग वस्तु का उत्पादन करने के लिए। इसलिए त्वरक केवल उपभोग की परिवर्तन की दर पर ही नहीं बल्कि आय के परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मांग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो स्टॉक में परिवर्तन के द्वारा भी त्वरक कार्य कर सकता है। जो पूंजी स्टॉक में परिवर्तन होता है उस पर भी जो हमारा एक्सीलरेटर है, वो त्वरक है, वो कार्य कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि यदि हम इसमें आगे अध्ययन करते हैं तो ये त्वरक पूरा नहीं होगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो त्वरक का बीजगणितीय विश्लेषण, इसका रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण की बात करेंगे, त्वरक सिद्धांत की मान्यताओं की बात करेंगे और क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। त्वरक सिद्धांत की आलोचना किन किन आधार पर की गई है, इनकी हम बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाली स्लाइड में इतना ही। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। त्वरक ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी मुश्किल चीज़ है, आप इसको अपनी बुक्स में से अध्ययन करें। कम ज़्यादा बिल्कुल इसी तरह का वर्णन आपको मिलेगा। लैंग्वेज अलग हो सकती है, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, दोबारा इसको पढ़ेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।